on fluid mechanics, and this call is now being recorded. And good afternoon now. So today we'll be starting with a new chapter, and name of the chapter would be, डेट लिख देते हैं आज की, lecture number 17th. Today is lecture number 17th and date is 20th December and we are in 2020. Okay. Now, so as I said कि आज हम start करेंगे with a new chapter called as boundary layer theory. And this is the first step towards modern physics or towards modern fluid mechanics. ये modern fluid mechanics के लिए first step. ठीक है, voice clear है मेरा? Okay. Now, and the one who gave this theory, the man behind this theory was Sir Prandtl. Of course, he was German, and he is known as father of modern fluid mechanics. So whatever we are going to study today will be the credit of Prandtl and his team, his students, his research scholars, and himself. Now, what is boundary layer? Let us first understand. Okay, usually you will see that in fluid mechanics there are two classes of problem. First class is internal flows. एग्जाम्पल के लिए आपने देखा था फ्लो थ्रू पाइप्स, वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स, डक्ट्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट फ्लोज थ्रू डक्ट्स. ओके, and there is one more class called as external flows. Okay friends, so this is external, this is internal, written over here. Classic example of external flow is flow over flat plate. Fluid is flowing, this is a fluid, and this is infinity denoting its free stream. ये फ्री स्ट्रीम, ये इसकी फ्रीनेस को बताता है कि ये फ्री है, अभी अनडिस्टर्ब्ड है, बट यहाँ पर आके ये डिस्टर्ब होने वाली. नेक्स्ट, देयर कैन बी अदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक a flow over a ball, let's say a cricket ball, ये एक्सटर्नल फ्लो में आ गया. This can be a sphere, this can be a cylinder, whatever you can think of, or any curved surface for to make it general. So these are few cases in fluid mechanics. और real life में भी आपने देखा होगा कि जैसे fluid flowing through internal flows का example blood flow हो गया. भाई blood flow हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, हो रहा है, तो वो internal flow का example तो. इस तरह के डक्ट में क्या फ्लो होता है? रेफ्रिजरेंट फ्लो होते हैं. एसी में कभी भी मॉल में जाइएगा तो ऐसे डक्ट बने होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या है, उसमें एयर फ्लो होती है, रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं होता है. सॉरी एयर फ्लो होती है, रेफ्रिजरेटेड एयर मतलब चिल्ड एयर फ्लो होती है. ये आप सेंट्रली एसी सिस्टम्स में देखोगे जाकर, सेंट्रली एसी जो सिस्टम होते हैं ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा. रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं होते हैं. आई विल टेक माय वर्ड्स बैक. सॉरी, रेफ्रिजरेंट तो सिस्टम के अंदर फ्लो होता है, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, इसमें चिल्ड एयर फ्लो होती है. कंडीशनड एयर लिखूंगा रादर में, कंडीशनड एयर, चिल्ड से ज्यादा बेटर होगा कंडीशन. ठीक है, और ये एक्सटर्नल फ्लोज के एग्जांपल, क्रिकेट बॉल, फ्लैट प्लेट, किसी भी जैसे फ्लो ओवर विंग ऑफ एरोप्लेन, ये एरोप्लेन का विंग है लेट्स से फॉर एग्जांपल, फ्लो ओवर एयरप्लेन विंग, या पूरे एयरप्लेन की बॉडी के ऊपर भी ले सकते हो,
जो फ्लो हो रहा है ना। आपने मारुति की वैगनार कार देखी होगी, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पे धब्बा है ये कार, ना डब्बा है क्योंकि ये एयर फ्लो होती है, ये थोड़ा ज्यादा बन गया साइलेंसर, ये अंदर आ जाए। तो इस तरह से डब्बा शेप है गाड़ी का। अगर आप कंपेयर करोगे कुछ दूसरी कार्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वरना फ्लूइडिक वरना देख लीजिए, जैज देख लीजिए, होंडा की होंडा जैज देख लीजिए आप, बिल्कुल कटी हुई है कार्स, कटी हुई इन द सेंस फ्लूइडिक है, फ्लूइडिक नाम ही देखो उसका फ्लूइडिक है, एरोडायनामिक। तो क्या है ऐसा इनमें, ऐसा ये है, देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट डोंट डू दिस बट जस्ट फॉर थॉट एक्सपेरिमेंट यू कैन डू दिस, ओके। आप कार में बैठे हैं, कार 60 70 80 की स्पीड में चल रही है और आपने अपना हाथ बाहर निकाल लिया, ऐसे ऐसे हाथ बाहर निकाल लिया, ओके, लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम विजिबल टू यू और नॉट, माय हैंड इज विजिबल, दिख रहा है इस तरह। अगर आप हाथ ऐसे रखोगे ऐसे, तो इस तरह से पीछे की तरफ जाएगा, और अगर आप हाथ को ऐसे रखोगे लाइक दिस तो आपका हाथ लिफ्ट होगा। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। When fluid flows over a body, externally over a body, एक तो in direction of flow, डायरेक्शन से मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लो, और वो डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लो, और एक परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लो। इसे कहते हैं हम ड्रैग फोर्स, और इसे कहते हैं हम लिफ्ट फोर्स। अब आप जब आपने हाथ ऐसे रखा तो आपके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा है, और जब आपने हाथ ऐसे रखा तब भी ड्रैग तो लग रहा है, बट आपने क्या कम कर दिया, आपने ये प्रोजेक्टेड एरिया कम कर दिया, यू हैव रिड्यूस्ड दिस प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज टू रिड्यूस द प्रोजेक्टेड एरिया, अगर आपको ड्रैग फोर्स कम करना है तो, क्योंकि ड्रैग फोर्स जो होता है वो डिपेंड करेगा हाफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एरिया यू प्रोजेक्टेड, कितना एरिया आपने प्रोजेक्ट किया है, इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, हाफ रो ए सी डी वी स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज ड्रैग फोर्स। अब कैसे कम कर सकते हो आप ड्रैग फोर्स, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं हम स्पोर्ट्स से, मुझे दीजिए। ये देखिए आप, इसे देखिए, ये एक साइक्लिस्ट है, अलग अलग, इसमें सबका CD और A का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये CD और A एक साथ कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेली कैसे करना है पता, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी देखिए आप CD और A की वैल्यू, जिसमें ज्यादा होगी उसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। इसमें देखिए 0.2 है सबसे कम, और इसमें देखिए 0.258 है, इसमें 0.27 है। तो आप कैसे साइकिल चलाते हो आप देख लो। सर हम तो बोले बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के साइकिल चलाते हैं, तो
आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपको स्पीड से इतना लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना आपको? क्योंकि आप कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। या तो एक साइकिल अगर आप देखें यहाँ पर, मैं तो एक फर्जी साइकिल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो अगर इस तरह से इरेक्ट बैठा हुआ है, ऐसे, समझ गए ना आप क्या कह रहा हूँ मैं? जो यूजुअली हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो इस पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हवा आ रही है इसके, तो ये पूरा का पूरा अपना एरिया जो है ये प्रोजेक्ट करके रखा हुआ है। दिस इज लाइक योर प्रोजेक्टेड एरिया। अब इनको देखो, जो एथलीट्स हैं, ये साइकिलिस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया है, देखो ये अपने आप को बेंड कर लिया, दे हैव बेंडेड देमसेल्फ। एक मिनट, तो बेंड करने से क्या हो गया, इनने प्रोजेक्टेड एरिया कम कर लिया। अब ये तो देखो पूरा सो ही गया इस पे आकर, ये तो सीट से ही उतर गया और इस पे लेट ही गया आकर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये ड्रैग फोर्स समझ में आया थोड़ा सा आपको, सीडी और ए का इंपॉर्टेंस, कि प्रोजेक्टेड एरिया भी इंपॉर्टेंट है, और ड्रैग कोफिशिएंट बहुत सारी दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी फॉर्म क्या है, आपका फॉर्म पे तो प्रोजेक्टेड एरिया भी डिपेंड करेगा। फिर इसके अलावा आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें कितना फ्रिक्शन है, काइंड ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सरफेस रफनेस बेसिकली आपके क्लोथिंग्स की, या जिस भी बॉडी के, बॉल के ऊपर अगर फ्लो कर रहा है तो बॉल एक तरफ से रफ है, एक तरफ से स्मूथ है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हिच दिस पैरामीटर डिपेंड्स। ठीक है। अगर आप ये तो मैंने साइकिलिंग की बात करी, अगर आप स्विमिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, कितने लोगों को स्विमिंग आती है भाई, बताओ जरा चैट बॉक्स में, कितने लोगों को स्विमिंग आती है? तो इफ यू ऑब्जर्व स्विमिंग, स्विमिंग में क्या होता है, लेट्स से ये कोई बंदा है ना, स्विमिंग में हमेशा कहा जाता है कि बॉडी इस तरह से होना चाहिए, बट अगर आप नए लोगों को देखोगे, ये फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, बताओ कितनों को आती है स्विमिंग? किसी को नहीं आती। हितेश को आती है, तो हितेश बताना आप कैसे तैरते हो? फर्स्ट पोजीशन पे इस तरह से रहते हो आप पानी के अंदर, कि अगर आप, सूरज को भी आती है, वेरी गुड, कि इस तरह से रहते हो आप? दोनों में से बताएं कौन सी पोजीशन रहती है आपकी। फर्स्ट रहती है, सेकंड पोजीशन रहती है। फर्स्ट पोजीशन में क्या है ना, आपकी नाक जो है, नोज जिससे आप एयर अंदर ले रहे हो, वो अंदर है पानी के, और इसमें नाक जो है आपकी वो बाहर है पानी के। तो यूजुअली बताओ हितेश कौन सी पोजीशन यूज करते हो? धवल फर्स्ट यूज करता है, सूरज फर्स्ट, हेमंत टू, हितेश टू। अच्छा ठीक है, देखो यूजुअली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो इस पोजीशन में क्या होता है ना, समझना, आपका नाक जो है वो पानी के अंदर है, करेक्ट? अब डेफिनेटली पानी के अंदर सांस तो ले नहीं सकते, यू कैन नॉट ब्रीथ इन। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे साइडवेज इस तरह से, यू टिल्ट योर हेड लाइक दिस, है ना, ताकि आपका नोस्ट्रिल बाहर आ जाए और आप सांस ले लें, और फिर अंदर लाइक दिस। इस तरह से ब्रीदिंग होती है अल्टरनेटिवली, करेक्ट? दिस इज हाउ यू ब्रीथ। एक मिनट यार, ये ओके, मैं बाहर कैसे हो गया? और इस वाले बंदे के साथ क्या है, ये तो हमेशा से ही सांस ले रहा है, तो सांस लेते लेते ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहा है।
दिस इज लाइक प्रोफेशनल्स. हाँ, बिगिनर्स प्लस कभी आप ओपन वाटर में स्विम करोगे. ओपन वाटर स्विमिंग अगर कभी, वैसे शायद मूवी कम है आप लोगों से किसी ने करी ओपन वाटर स्विमिंग, मतलब जो सी में या फिर रिवर में होती है. इवेंट्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे आयरन मैन और ये सब, इसमें आपको ओपन वाटर में स्विम करना पड़ता है 2-3 किलोमीटर तक. तो ओपन वाटर में आप देखो, स्विमिंग में क्या होता है, पूल के अंदर, ये पूल के अंदर क्या होता है, पूल के अंदर आपको नीचे लाइन दिखती है, तो आपकी आंखें नीचे रहती है, तो आप वो लाइन देखते रहते हो, तो आपको पाथ पता होता है आप सही पाथ पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. जब समुद्र है तो समुद्र में नीचे लाइन नहीं बना रखी किसी ने, तो आपको इसलिए फेस बाहर निकाल के देखना भी पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो. पता चला ऐसे ऐसे तैर रहे हो और सामने पत्थर आया और उसी में सर टकरा गया. तो जब हम ओपन वाटर में स्विम करते हैं तो इस तरह की टेक्निक भी यूज करते हैं, मिक्स टेक्निक यूज करते हैं. थोड़ी देर देख लिया, फिर 10 सेकंड के लिए सर अंदर, फिर देख लिया, फिर सर अंदर, फिर देख लिया, फिर सर अंदर, समथिंग लाइक दैट. तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये वाली टेक्निक में ना आप अपने ऊपर ज्यादा लोड लगा रहे हो, मतलब यहाँ पे ड्रैग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये पूरा एरिया आपने प्रोजेक्ट कर रखा है. क्योंकि अगर आप सर बाहर निकालोगे तो आपके पैर पीछे चले जाएंगे, तो ये एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा. यहाँ पर आप प्रोजेक्टेड एरिया आपका बहुत कम है, और यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्टेड है, यहाँ से लेकर दिस इज एंटायरली प्रोजेक्टेड एरिया. So for those cases you need to be, अब आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ पर आपको ड्रैग ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट है. धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस तरफ पहुंचते हो. तो इसे कहते हैं कि यार भाई स्ट्रीमलाइंड हो गई बॉडी पानी के साथ, मतलब पानी के साथ अब यू आर मेंटेनिंग अ फ्लो. बाहर हो गया मेरा चेक बॉक्स से. ओके, हैविंग सेड दैट, तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने साइकिलिंग का एग्जांपल दिया, मैंने स्विमिंग का एग्जांपल दिया, मैंने कार्स का एग्जांपल दिया. तो दीज ऑल आर यू नो एक जैसे ये वाली वर्ना हो गई, जैज हो गई, ये सब की सब जितनी भी गाड़ी है दे आर, इन्हें कहते हैं एरोडायनेमिक, मतलब इसमें ड्रैग फोर्स मिनिमाइज्ड है. और इस गाड़ी की बात करें वर्ना, जैसे ये वर्ना क्या, वैगनार फॉर एग्जांपल, सॉरी किसी के पास है तो, बट आई कैन नॉट हेल्प बट यू नो दैट गाड़ी तो ये ऐसी है. और साइकिलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज फॉर रूटीन वर्क, रूटीन लोग जो करते हैं, मतलब फॉर नॉर्मल पीपल, एंड दिस इज लाइक फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है, सो यहाँ पर अब हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें. अब ये ड्रैग फोर्स बनता कैसे है, दिस विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. एक और चैप्टर आएगा इसमें, बाउंड्री लेयर का आगे नेक्स्ट पार्ट कह दीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस ड्रैग फोर्स इज डेवलप और हाउ दिस लिफ्ट फोर्स इज डेवलप करंटली. इनफैक्ट थोड़ा बहुत हिंट तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगा कि कैसे वो डेवलप होता है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस होल थिंग ओवर हियर. चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे. इनफैक्ट मैं सोर्स तो भी आपको बता देता हूं ताकि हमें आगे सही रहेगा. So let us talk about how this force are generated. So let me talk about resultant force on a body immersed in fluid. इसे देखते हैं, यूजुअली बाद में बताता हूँ, बट
In your case, we can handle it before, no issues. ठीक है, ये कोई बॉडी, ठीक है, ये जब फ्लूइड में फ्लो हो रही है, लेट्स से ये फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो इसके ऊपर दो तरह से फोर्सेस बन रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग. फर्स्ट, जो नॉर्मल एक्ट होगा, इसे हम प्रेशर फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेशर. सो दिस इज प्रेशर फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर. अब ये प्रेशर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. यहाँ पर आपने इसे छोटा बना दिया, यहाँ पर इस प्रेशर को बड़ा बना दिया, तो प्रेशर पूरे सरफेस पे हो सकता है कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो. ओके. और दूसरा, टेंजेंशियल फोर्सेस. टेंजेंशियल फोर्सेस मतलब कौन से? लाइक दिस टेंजेंट टू द सरफेस. टेंजेंशियल फोर्सेस क्यों आते हैं? कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेस? देखो, प्रेशर फोर्सेस जो होंगे, दिस इज ड्यू टू, थोड़ा सा ना नेट लैग कर रहा है, मैं वीडियो को पॉज करता हूं थोड़ी देर. तो प्रेशर फोर्सेस इज ड्यू टू pressure distribution, right? So pressure distribution. And what is this? ये काय के लिए है? ये कैसे आया? इसे कहेंगे हम विस्कस फोर्सेस. फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है तो वो टेंजेंशियल फोर्सेस अप्लाई करता है. तो whenever a fluid will flow, this fluid will flow. तो एक तो इस सरफेस के ऊपर जब ये फ्लूइड फ्लो होगा तो उसका कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स लगाएंगे. दूसरा, एक टेंजेंशियल फोर्सेस होंगे जो बेसिकली जिसे हम कहेंगे सरफेस या वॉल शियर स्ट्रेस. वॉल शियर स्ट्रेस, इसे फ्रिक्शन ड्रैग भी कहते हैं. बहुत सारे नाम है, विस्कस फोर्सेस, फ्रिक्शन ड्रैग, और आप कहें तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग भी बोलते हैं इसको, टू बी मोर प्रिसाइज. स्किन क्यों? क्योंकि ये इसकी स्किन पे लग रहा है. ये बॉल है, ये बॉल की स्किन पे एक्ट हो रहा है. इट्स लाइक अ पोटैटो, और पोटैटो की स्किन पे लग रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्किन फ्रिक्शन ड्रैग. ओके, ये सब नाम है. और वॉल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप सब जानते हैं कि हर फोर्स को मैं दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं, एंड दैट दोस डायरेक्शन विल बी एब्सोल्युटली ऑन द चॉइस ऑफ माइंड. तो एक डायरेक्शन मान लीजिए हमने इसे रिजॉल्व करा, किसी भी एक को, लेट्स से वी हैव रिजॉल्व्ड इट इनटू टू कंपोनेंट्स, 1 and 2. विस्कस को भी दो कंपोनेंट में किया और प्रेशर को भी दो कंपोनेंट में. ऐसे सभी को कर सकते हैं हम रिजॉल्व. एवरीवन कैन बी रिजॉल्व्ड लाइक दिस. एवरी फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड लाइक दिस. Every force can be resolved like this. Blah blah. So all the forces can be resolved into in two directions. In two directions. पहली जो होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर. इसे हम कहते हैं, जो मैं कह रहा था आपसे, ड्रैग फोर्स, और इसे हम कहते हैं लिफ्ट फोर्स. तो ड्रैग आया कहां से? ये ड्रैग एक्चुअली में विस्कस और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंस के कारण, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आया, ऐसा समझ लीजिए. तो इसलिए ड्रैग फोर्स दो तरह के होते हैं. ड्रैग फोर्स जो होता है आपका हाफ रो ए सी डी यू इंफिनिटी स्क्वायर, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ध्यान से समझिएगा. Type 1 is what we called as this skin drag, viscous drag.
due to wall shear stress distribution. And the second one is called pressure drag. प्रेशर ड्रैग, इसके कुछ और भी नाम से मैं समझाता हूं कैसे. देखिए, यहां पर आपकी बॉडी है, लेट्स सपोज अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आई टेक दिस बॉडी, इफ pressure distribution is symmetric, then pressure drag will be zero. Zero हो जाएगा. It will be zero. But अगर symmetry नहीं है, कैसे कि फॉर्म कुछ मान लीजिए इस तरह से, तो यहां पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, यहां पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है. सो बिकॉज ऑफ फॉर्म मतलब एक तरह से कह लीजिए शेप, बिकॉज ऑफ फॉर्म ऑफ बॉडी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन will be affected and it might become non-symmetrical, unsymmetrical. उस केस में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होने के कारण फिर फॉर्म ड्रैग एग्जिस्ट करेगा, तो प्रेशर ड्रैग विल एग्जिस्ट. तो प्रेशर ड्रैग आया कहां से? प्रेशर ड्रैग आया बेसिकली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्म पे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा. इसलिए इसे हम कहते हैं फॉर्म. तो देयर आर बेसिकली टू रीजंस ऑफ दिस ड्रैग फोर्स जिसे आप कम करना चाहते हैं. एक तो है फॉर्म ड्रैग और दूसरा है स्किन ड्रैग. अब कार के केस में या इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन केस ऑफ स्पोर्ट्स, व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली इन केस ऑफ स्पोर्ट्स, लेट्स से वी टॉक अबाउट साइक्लिंग. सो व्हाट यू आर डूइंग बाय डूइंग दिस, यू आर चेंजिंग फॉर्म. आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग फॉर्म ड्रैग. यू आर रिड्यूसिंग द फॉर्म ड्रैग by changing your shape, and by wearing a proper suit over here on your body. Usually we have that what we call as a triathletes. Triathletes wear such kind of apparels who are into swimming, running, and cycling. So these people, they wear such kind of suits, or you can call it as a track suits or whatever you call, which offers minimum skin drag resistance. So skin drag is also reduced and pressure drag is also reduced. So they always want to reduce the drag just because of the fact that you can get the maximum speed. आपकी speed जो है वो reduce ना हो because of this opposing forces. Similarly over here also, in swimming also, that is what you are doing. If you are swimming like this, you are reducing the drag. And if you are wearing a proper suit for it, then that will help you to reduce the drag, of course. So especially in when you swim in ocean, that time sea water might act as a, you want to reduce kind of a friction between your body and the sea, so you wear proper triathlete suits over there so that it reduces the friction. So there you are reducing the skin friction coefficient, skin friction drag. Like that. This car also, this WagonR is having a very poor form. So form is very poor.
So what will happen because of it? Since form is not up to the mark, then there are chances of more pressure drag as compared to this cars. Okay, so that's how we deal with the drag forces and all those things. So there are two reasons: pressure drag or form drag and skin drag. And we always want to minimize drag. So engineers try to reduce drag. Now, in order to reduce drag, you always have two options. You have to reduce what? Reduce the viscous drag. Viscous drag is because of wall shear stresses. To reduce tau wall, we have already seen what is tau wall. Shear stress distribution on the wall is basically this, or reduce. The next is form drag. Like this. So you can do it in the two ways. Okay. Having this discussion till now, I hope you are comfortable with the knowledge of drag forces and the cause of drag forces, right? Key what leads to this drag forces. Now we shall understand how to calculate this. So at that time in 90s, basically 1904, I think, Prandtl gave this theory, and his theory actually helped engineers without doing any experiment, or I mean, not there was some part of experiment, of course, involved, but yeah, he gave some formulas, he developed some theory, he developed mathematical relationship, जिसकी मदद से आप इन plates और इन सभी objects के ऊपर drag force calculate कर सकते हैं. So his theory started with a plate. So let's start with a plate. So we have a plate over here, and let us understand what is exactly the boundary layer means. ये plate है और ये fluid flow है. And इसकी velocity u infinity. This is free stream, freeness. This freeness will be disturbed by this plate. अब क्या होगा? Because of no slip boundary condition, ये वाला जो layer है, इसका velocity zero होता है. First there will be no slip boundary condition. Layer 0, layer 1, layer 2, layer 2. Now what will happen with the layer 1? Layer 1 को layer 0 रुकेगी, अपोज करेगी, और layer 2 को, क्योंकि इसकी velocity ज्यादा है layer 2 की, layer 1 बोलेगी कि तुम मेरे साथ come along with me. So basically layer 1 will be in the confusion that whether to stop with layer 0 because layer 0 it is red, or whether to move with layer 2 because it is having some velocity. So there will be a compromise and it will be of some velocity. Slowly क्या होगा? ये velocity increase होती चलेगी, and it will reach approximately u infinity. और इस point के ऊपर fluid will not understand that there is a plate over here. So basically there are two regions, region 1 and region 2. Region 1 का मतलब ये हुआ yellow region का कि भाई there is a plate, there has been a disturbance created and they are feeling the effect of this disturbance. Why they are feeling the effect of this disturbance? Because there are viscous forces over here. ये viscous forces के कारण वो disturbances feel कर रहे हैं. और viscous forces क्यों लग रहे हैं? Viscous forces दो रीजन से लग रहे हैं. ये स्ट्रेस है जो टाउ वॉल या टाउ बोलिए से, टाउ वॉल तो सिर्फ यहाँ पर होता है. इस टाउ का फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट किया था? म्यू du by du. Correct. So the reason between this shear stresses, the reason for this shear stresses is very clear. Fluid is having viscosity, and because of it there is a velocity gradient.
तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है. ओके, सो du by dy एग्जिस्ट ओवर हियर. और ये ब्लू रीजन में म्यू तो है बट du by dy नहीं. इसका मतलब यहां पर विस्कस फोर्सेस क्या है आपके, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट्स नेग्लिजिबल है. करेक्ट. नाउ व्हाट विल हैपन, फ्लो आगे बढ़ेगा. अभी तो फ्लो एंट्री लिया है, हम किसी और पॉइंट की बात करते हैं. लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट. नाउ द डोमिनेंस ऑफ प्लेट हैज बीन इंक्रीज्ड. प्लेट का डोमिनेंस बढ़ चुका है. करेक्ट. तो अब ये वाला फोर्स और स्ट्रांग होगा, because this layer will impose more force on this, and for that reason it has been observed that ये वेलोसिटी अगर जीरो है ना, ये मान लीजिए 10 तक पहुंच गए आप, 10 की थी ये वेलोसिटी और ये यहां पर 1 थी, तो अब ये यहां पर 0.8 ही रहेगा. मतलब अब ये इफेक्ट ज्यादा दूर तक फील होगा क्योंकि प्लेट का डोमिनेंस बढ़ चुका है, क्योंकि फ्लो अब प्लेट के कांटेक्ट में धीरे धीरे आ रहा है. इसको अगर आपको ऐसे समझना हो तो ऐसे समझिए कि ये हीटेड प्लेट है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कन्वेक्शन में आप ऐसे ही समझते हो इस चीज को, ये हीटेड है प्लेट. तो जब फ्लूइड एंट्री लिया है, बस जस्ट एंटर्ड, तो इस प्लेट का इफेक्ट ज्यादा दूर तक फील नहीं होगा क्योंकि फ्लूइड ने एंट्री ली है. बट जब ये फ्लूइड आगे तक चला जाएगा तो ये प्लेट का हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट ज्यादा दूर तक फील होगा. सिमिलरली जब ये फ्लूइड यहां पर एंट्री लिया है तो इसका डिस्टर्बेंस जो है, काय में डिस्टर्बेंस, the fluid has created disturbance, or sorry, the plate has created disturbance in its momentum. So this momentum disturbance will be propagated till this point only. और अगर यहां तक की बात करें, so since the effect of plate is more dominant, so the momentum disturbance will be felt till this point, till a higher point. Similarly, if this plate would have been having some higher temperature, similarly there will be a situation where the thermal effect of the plate will be felt at a higher locations as compared to this case. मतलब थर्मल इफेक्ट प्लेट का यहां तक फील होगा और इस केस में यहां तक होगा, इस केस में यहां तक होगा. तो सिमिलरली जैसे मोमेंटम डिस्टर्बेंस का इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही थर्मल इफेक्ट का इफेक्ट भी चेंज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ प्लेट इज इंक्रीजिंग. So this layer, this hypothetical layer, which basically bifurcates the two regions, where what it bifurcates, यहाँ पे disturbance is felt, yes, realized. Disturbance in velocity is realized, and यहाँ पर disturbance in velocity is not realized. So because this is a disturbance in velocity, we call it as velocity boundary layer, VBL, velocity boundary layer. And sir, this Prandtl was the first one to give this concept. तो सर इसका ड्रैग से क्या लेना है? अब देखो थर्ड पॉइंट है, थोड़ा मैथमेटिक्स समझते हैं. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेट्स से इसे 1 कहूं और इसे 2 कहूं, ठीक है, तो अगर मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम 1 to 2, कैन यू टेल मी du by dy इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? टेल मी दिस. du by dy इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? यहां पर u इंफिनिटी अब फील हुआ है, मतलब ये 10 यहां पर पहुंचा है. करेक्ट, डिक्रीज हो रहा है, देखो ना. करेक्ट, ये 0 है, ये 1 है, तो du by dy यहाँ पे क्या होगा? 1 minus 0 upon this length. Let us say that this length is some del y. और यहाँ पे du by dy क्या होगा? 0. 0.8 minus 0 upon del y. तो this is 1 by del y, this is 0.8 by del y. तो du by dy डिक्रीज हो रहा है. अब du by dy डिक्रीज हो रहा है मतलब टाउ डिक्रीज हो रहा है.
करेक्ट, टाउ डिक्रीज हो रहा है। ओके, और अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो टाउ बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ, इसे एक्स कह देते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जरा समझते हैं कि ये जो प्लेट है, अच्छा du by dy एट y इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ टू बी मोर क्लियर, और ये y इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ वॉल आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे वॉल है। तो अगर ये प्लेट को देखें हम, इस पे वॉल शियर स्ट्रेस बेसिकली डिक्रीज होता है। ये अच्छा, वॉल शियर स्ट्रेस के कारण ही ड्रैग फोर्स होगा। यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अभी, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नहीं है यहाँ पर, तो प्रेशर ड्रैग का लफड़ा है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो विस्कस ड्रैग की है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? नाउ इवन अ स्कूल चाइल्ड कैन कैलकुलेट। कैसे? he'll टेक एन एलिमेंट, यहाँ पर ये x लोकेशन पे लिया, ये dx, ये विड्थ b है, तो ये x के साथ वेरी कर रहा है आपका वॉल शियर स्ट्रेस, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कांस्टेंट होगा हर जगह। तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डिफरेंशियल ड्रैग फोर्स टाउ वॉल इनटू बी डी एक्स, और टोटल ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा? टाउ वॉल इनटू एक्स इनटू बी डी एक्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो मेन मुद्दा ये है कि सर अब ये ड्रैग अगर निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ड्रैग, देन यू हैव टू कैलकुलेट टाउ वॉल एक्स। तो टाउ वॉल एक्स कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था कि ड्रैग होता है हाफ रो ए सी डी वी स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी कौन सी लेना है। बहुत सारी वेलोसिटी, ये सारी, तो जब भी एक्सटर्नल फ्लोज होते हैं, मैं आपको बात पहले बता चुका हूं, तो रेफरेंस के लिए वेलोसिटी यू इन्फिनिटी रहता है, और यहाँ पे रेफरेंस के लिए वेलोसिटी वी बार लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। अंदर एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से निकाल चुके हैं, और यहाँ पर जो यू इन्फिनिटी वो रेफरेंस वेलोसिटी। तो ये पूरे सब्जेक्ट में हमारी रेफरेंस वेलोसिटी यू इन्फिनिटी चलेगी। तो यहाँ पर आप यू इन्फिनिटी, पहले मैं एक स्टेप में रेफरेंस लिख देता हूँ, फिर दूसरी स्टेप में लिख देता हूँ एक्सटर्नल फ्लो, इसलिए हाफ रो ए सी डी यू स्क्वायर। तो एफ डी अपॉन ए क्या होगा? टाउ हाफ रो सी डी यू इन्फिनिटी स्क्वायर। तो इसी तरह से हम टाउ वाल एक्स को लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ रो ए तो गया नीचे, सी एफ एक्स, दिस इज नोन एज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब यार हाफ कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, यू इन्फिनिटी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सी एफ एक्स भी कांस्टेंट होगा। सी एफ एक्स वेरिएबल होगा क्योंकि टाउ वाला एक्स वेरिएबल है एक्स के साथ। तो पूरी की पूरी थ्योरी जो थी प्रांडल की, वो इस चीज में लग गई, पूरी की टीम लग गई कि सी एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला। दिस इज द मेन मोटो ऑफ हिम। अगर ये मिल जाएगा तो इससे टाउ वाला एक्स मिल जाएगा, मतलब आपको किसी भी प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो एक डिजाइन इंजीनियर को क्या चाहिए? अरे अगर डिजाइन करोगे किसी भी कंपोनेंट को, तो स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन ही तो चाहिए आपको। एक बार स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गए, उसके बाद यू कैन चेंज द शेप, साइज, थिकनेस अकॉर्डिंगली। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा हुआ। तो बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज अ और हाउ टू कैलकुलेट टाउ एक्स या सी एफ एक्स।
So this was one of the challenge over here. CFX भी निकालना था और साथ साथ में एक ये भी लेंथ इंपॉर्टेंट है, जिसे अगर हम यहाँ पर देखें दिस लेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ ये थोड़ा सा इसको मैं इधर शिफ्ट, दिस लेंथ इसे कहेंगे हम डेल एक्स, ये भी डेल एक्स है, सारे डेल एक्स, डेल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डेल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को हम कहेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो फिजिकली तो मैंने आपको समझा दिया कि बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज हो रही है और CFX डिक्रीज हो रहा है, बट मैथमेटिकली रिलेशनशिप क्या होगा, वो दिस इंक्रीजेस and this decreases. So that is the thing you have to calculate now. और यही चैलेंज था प्रांडल की टीम के पास और यही उनकी टीम ने और उन्होंने कंप्लीट किया, इसलिए ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फ्लूइड मैकेनिक्स। अब डेफिनेटली अगर आपको फोर्सेस निकालना है तो आपको मोमेंटम इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशंस को रिकॉल करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम इक्वेशन। कौन सी है मोमेंटम इक्वेशन? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि तो मास कंजर्वेशन की इक्वेशन है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो रहेगी मास कंजर्वेशन। चलिए तो दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, कुछ अजम्पशन भी लेना जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। वो अजम्पशन है कि पहला अजम्पशन उन्होंने लिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है और इनकम्प्रेसिबल, ये अजम्पशन था, ये उन्होंने लिया, मैंने नहीं लिया, और स्टेडी फ्लो। क्योंकि इतनी सारी इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो बहुत डिफिकल्ट है। हमने देखा था नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और पार्शियल भी है साथ साथ में। तो पार्शियल नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं नहीं, तो इसलिए ही इज ट्राइंग टू रिड्यूस। और हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स देखे थे, वहां पे तो हम वी वर सक्सेसफुली एबल टू रिड्यूस दोस सॉल्यूशंस, राइट। बट अब देखते हैं कि प्रांडल और उनकी टीम क्या इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर पाती है या नहीं। लेट अस सी, इन इक्वेशंस को सिंपलीफाई कर पाती है या नहीं। अगर कर पाएंगी तो ही विल गेट दिस विक्ट्री, अगर नहीं कर पाई तो फिर उन्हें मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप करना पड़ेगी उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लेट अस प्रोसीड। सेकंड assumption, of course it was a 2D problem, he has assumed this, मतलब विड्थ वाला जो है प्रॉब्लम उसे नेग्लेक्ट किया। विड्थ जो है आपकी, विड्थ इज वेरी लार्ज, सो प्रॉब्लम इज बेसिकली 2 डायमेंशनल। मतलब बात ये हुई, ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये इस तरह से सिमेट्री है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। तो इसके अलावा वेरिएशन नहीं है, थर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन होल्ड नहीं करेगा, प्रॉब्लम 2D है। थर्ड असम्पशन उन्होंने लिया कि डेल जो है आपका, मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस, वो काफी छोटी है लेंथ ऑफ द जॉब से, लेंथ ऑफ द प्लेट से, सॉरी जॉब नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रहा हूं तो जॉब चल रहा है सुबह से। लेंथ, ठीक है। और भी कुछ assumption अगर आते हैं तो I'll tell you, but before that let us recall Navier-Stokes equation, x equation याद करें क्या है, u del u upon del x, ये तो एक्सीलरेशन वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, v del u upon del y, करेक्ट, इक्वल टू -1 upon rho del p upon del x, प्रेशर टर्म, इनर्शिया टर्म, विस्कस टर्म, यहाँ पर म्यू आता है तो यहाँ पे रो आता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, म्यू del 2 u upon del x square
प्लस del 2v अपॉन del 2u अपॉन del y। ठीक है, गलत लिखूं तो बता देना, जान करके भी लिख सकता हूं मैं, तो ध्यान होना चाहिए आपका। अब मैं इसी में रिड्यूस कर रहा हूँ। देखिए ये जो रो है इसको रो ने नीचे लिखा और म्यू बाय रो को काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैं फिजिकली बता चुका हूँ आपको क्या होती है। एक मिनट दीजिए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो ये तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या है आपके पास सर? del u by del x 2 डायमेंशन इनकम्प्रेसिबल फ्लो प्लस del v by del y। अब सर प्रांडल को ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी थी, कैसे करोगे भाई ये दो इक्वेशन सॉल्व? कहीं से कहीं तो उम्मीद दिख रही है आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने की? आज की तारीख में भी बहुत डिफिकल्ट है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सॉरी। तो क्या किया जाए सर? अब छोड़ दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? उन्होंने सोचा यार कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और प्रॉब्लम को थोड़ी सी इक्वेशंस को सिंपल बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व करा कि यार मैं प्रेशर के ग्रेडियंट को वेरी करके देखता हूँ। उन्होंने जब प्रेशर वेरी करके देखा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि y इक्वेशन, ध्यान रखिएगा ये इनके ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ कैसे इक्वेशंस को उन्होंने छोटा बनाया। तो प्रांडल ने क्या किया? प्रांडल हैज रियलाइज्ड कि along the streamline, sorry not a streamline, along this section, अगर वो हर एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, इट इज approximately to be more बेसिकली उन्होंने y इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये उनकी y इक्वेशन बन गई कि प्रेशर वेरिएशन इन दिस डायरेक्शन इज गिवन। दिस वाज वन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर किसी दो पॉइंट के बीच में बर्नौलीज लगाऊं,
सर आप बर्नौलीज लगा सकते हो इन दो पॉइंट पर, पहले तो ये बताओ क्या मैं इन दो पॉइंट्स पे बर्नौलीज लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? टेल मी दैट फर्स्ट। वन और टू, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। देखो ये रीजन फ्री ऑफ विस्कस फोर्सेस, तो इसलिए यहाँ पे ड्रैग, विस्कस ड्रैग क्या होगा? जीरो, राइट? तो लॉसेस मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं बर्नौलीज भी लगा सकता हूँ क्योंकि बाउंड्री लेयर के ऊपर है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि Z1 Z2 के बराबर है। यहाँ पर हर जगह वेलोसिटी क्या है आपकी? ये u इंफिनिटी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर u इंफिनिटी, यहाँ पर u इंफिनिटी, एवरीवेयर वेलोसिटी इज u इंफिनिटी इन दिस रीजन। तो वेलोसिटी इज u इंफिनिटी एंड u इंफिनिटी, फॉर दैट रीजन दिस टर्म्स विल कैंसल ऑफ। मतलब प्रेशर दोनों पॉइंट पे सेम है, मतलब डेल P अपॉन डेल x इज जीरो। यहाँ P1 इक्वल टू P2 ऐसा कहेंगे, P1 इक्वल टू P2 कहेंगे। और सही भी है ना, ड्रैग जीरो है। अगर प्रेशर चेंज होता तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती? अरे इंक्रीज हो जाती ना, क्योंकि प्रेशर ड्रैग, प्रेशर क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, मैं मना नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है फेवरेबल है अनफेवरेबल है। बट यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट है ही ना, तो ना तो प्रेशर ग्रेडियंट है ना विस्कस फोर्स है। याद रखिए पूरी जो लड़ाई है वो दो लोगों के बीच में है। इट्स द स्टोरी ऑफ टू गाइज, विस्कस एंड प्रेशर। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टोरी ऑफ टू पीपल, विस्कस फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। शुरुआत से यही चल रहा है। देखो यहाँ पर भी तो विस्कस और प्रेशर ही है, और कौन? Again and again, fluid mechanics is the story of two people. You can say it's like viscous forces and pressure forces. How they live together with each other, either they fight or they support each other, that is totally a different thing. And their story, how their story affects their surroundings, and their surroundings is nothing but fluid. So this is the subject is all about that. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना तो विस्कस फोर्सेस है ना प्रेशर फोर्सेस है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देयर इज नो मैजिक गोइंग ऑन ओवर हियर, राइट? दैट्स द होल। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अब देखो, ऐसे लॉजिक से देखो, यहां पर देखो प्रेशर यहां पे वेरी नहीं कर रहा है। मान लो यहां पर प्रेशर है कुछ भी x, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, करेक्ट? अब यहाँ x है तो प्रेशर यहाँ पर भी x होगा, और यहाँ पर भी वेरी नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। अरे सर x क्या बोल रहे हो यार? अरे p ले ले, यहाँ प्रेशर p है, यहाँ भी p होगा, यहाँ भी p होगा, यहाँ भी p। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p, क्योंकि यहाँ p तो यहाँ p, यहाँ पे भी p। मतलब सर हर जगह प्रेशर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो प्रेशर एवरीवेयर इज सेम एक्चुअली, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है ही ना यहाँ पे, ठीक है? तो डेल P अपॉन डेल x, ये इक्वेशन बाउंड्री लेयर के अंदर सॉल्व करनी है मुझे। तो दिस इज जीरो विद इन बाउंड्री लेयर। तो भाई सर तो फिर तो विस्कस फोर्स तो है यहाँ पर, विस्कस फोर्स है यहाँ पर, बट नो प्रेशर फोर्सेस। तो विस्कस फोर्सेस के कारण क्या होगा? अगर आप यहां से यहां कंपेयर करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, होगी डिक्रीज वेलोसिटी। तो वो तो हम पहले से ही समझ चुके हैं ना, तभी तो इसकी हाइट ज्यादा है यहाँ पर। Are you getting the physics and mathematics how it is going on parallelly? So I'm just trying to reduce the equations. Okay? चलिए now, तो भाई ये y इक्वेशन मिल गई मुझे, और x इक्वेशन में मुझे पता चल गया है कि डेल P अपॉन डेल x जीरो।
ये टर्म को उड़ाओ और कुछ रिड्यूस होता है, ये एक्स इक्वेशन है और ये वाई इक्वेशन, del p upon del y इक्वल टू 0 और कुछ देखें, इतना तो रिड्यूस हो गया हमारा। Next, one more observation he did was this term also went off to be 0, del 2u upon del x। तो दिस इज ऑल्सो बाय हिज एक्सपेरिमेंट, समझ लीजिए एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एनालिसिस भी होता है, तो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में जाना नहीं चाहूंगा मैं अभी उसके लिए। सो फॉर यू पीपल राइट नाउ, क्योंकि भी एग्जाम भी सर पर है, तो उसको मैं प्रूव ना करते हुए आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्वांटिटी 0। It can be proved by order of magnitude analysis, but it is not required at this undergraduate level. But ये टर्म भी उनका 0 आया था, ठीक है, del 2u upon del x square plus del 2u upon del y, ठीक है। एंड या ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसके पीछे एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको इसका वो दे देता हूँ। इसका रीजन एक्चुअली में था कि del लेस देन f, बस इतना अभी जान लो, आपके लिए बहुत है। इसको डिराइव करने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन आपकी del u upon del x प्लस del v upon del y इतना ही वॉज एबल टू मैनेज। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि भाई अब इससे ज्यादा मैं कुछ इसमें रिडक्शन नहीं कर सकता, नहीं तो एक्यूरेसी चली जाएगी। अभी तक जो भी किया, इट वाज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। व्हाटएवर वी डिड राइट नाउ वाज द एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन किया और किया, जैसे कि प्रेशर में वेरिएशन 0 हुए हर तरफ, तो हमने इसे 0 बोल दिया, इसे 0 कह दिया। ये स्पेशल केस हो गया कि अब बाउंड्री लेयर थिकनेस बहुत छोटी है, तभी ये टर्म वैलिड होगी। आर यू गेटिंग दिस? एक्चुअली मैं इसको अगर आप थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको फील कराऊं ना, कैसे आया, जो एक्स है आपका वो कौन सी डायरेक्शन है? एक्स आपकी एल की तरफ है, करेक्ट, और वाई किस तरफ है आपकी? डेल की तरफ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझो ना, ये एक्स है आपका और ये वाई है आपका। समझना इस चीज को, ऐसे समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। एक्स डायरेक्शन में क्या आता है आपका? एक्स डायरेक्शन में लेंथ आती है, और वाई डायरेक्शन में क्या आता है आपका? वाई डायरेक्शन में थिकनेस आती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो अगर बाउंड्री लेयर थिकनेस कम होगी, समझना मेरी बात, एल से, तो इसके इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेरिएशंस होंगे ये बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वेरिएशंस इन द लेंथ एल। दैट्स व्हाई ही सेड दैट कि भाई ये टर्म को आप इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दो। मतलब यहां पर थ्योरी क्या बोल रही है कि del 2u upon del x square is very very much less than del 2u upon del y square। तो इसके सामने में इसको नेग्लेक्ट करें। I hope this would give you more clarity upon what we did right now, ठीक है। So, having said that, these equations are now called as Prandtl boundary layer equations. इसे हम लोगों ने Prandtl boundary layer equations, हमने नहीं, उन्होंने ही Prandtl boundary layer equations का नाम दिया। अब नाउ बात थी इसको सॉल्व करनी। सॉल्व कैसे करोगे सर? क्यों सर, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? हम तो कर लेंगे। कैसे करोगे भाई? ये नॉन लीनियर टर्म है यहाँ पर, समझते हो नॉन लीनियर टर्म? हाँ सर समझते। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इन इक्वेशंस को प्रांडल ने तो सॉल्व किया नहीं, सीधी बात। फिर उनके स्टूडेंट थे ब्लॉशियस। ये आया पिक्चर, ही केम इनटू पिक्चर। इनके रिसर्च पीएचडी स्टूडेंट थे, फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट है ब्लॉशियस प्रांडल के। ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिच जर्मनी की देन है, समझ लो एक तरीके से।
अब उन्होंने क्या किया, गेट में टॉप रैंक लाते हो ना तो आप जा सकते हो, RWTH आकर जा सकते हो गेट में, अगर टॉप रैंक लाते हो, टॉप 10 10 20 30 40 50 100, you can go to Germany for your higher studies. लाइफ चेंज हो जाती है पूरी अगर आप एक किसी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी में इफ यू डू योर ग्रेड्स ना अंडर पोस्ट ग्रेड, बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। ये नहीं कह रहा हूँ देश छोड़ के जाओ, देश छोड़ के टेम्पररी जाने में कोई बुराई नहीं है, बाद में वापस आ सकते हो, आपका मन होना चाहिए देश सेवा करने का, वहाँ जाओगे वहाँ की चीजें सीखोगे, समझ में आएगा, टेक्नोलॉजी सीखोगे तो कंट्री के लिए अप्लाई करोगे, अपने देश अपने गांव के लिए अप्लाई करोगे। तो हमेशा ये नहीं होता है कि आप बाहर जा रहे हो तो मतलब यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर कंट्री, कम बैक। द प्रॉब्लम इज टू स्टे देयर एंड अर्न देयर, वो भी प्रॉब्लम नहीं है मोमेंटरली, अगर आप वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, बट मे बी आफ्टर 2 years 5 years 10 years if you are planning to come back and give back to your nation, then definitely it's a good thing। तो चलिए, क्योंकि सब जर्मनी की बात हो रही है, जो भी चल रहा है ये सब जर्मनी में हुआ है। तो अब लॉशस ने क्या किया, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं, अभी तो प्रांडल है, प्रांडल के बाद कुछ स्टूडेंट लॉशस आए, अब इनके कॉलीग्स आएंगे साथ साथ में, वॉन कार्मन, पोल हुसैन, इन नंबर ऑफ पीपल आते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लॉशस ने क्या, ब्लॉशस वाज ऑफ कोर्स अ मैथमेटिशियन आल्सो अपार्ट फ्रॉम अ फिजिसिस्ट मैथमेटिशियंस होते हैं यूजुअली, राइट। सो ब्लॉशियस transformed this partial non-linear differential equation into ordinary differential equation। इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कैसे किया, बाय ट्रांसफॉर्मेशन known as stretching transformation, ठीक है। This is a term of higher mathematics। We won't be getting into this, but जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ये इक्वेशन है, ईटा क्या है, this we are not going to discuss right now, बट ये अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, पार्शियल से ऑर्डिनरी आई है, तो अभी भी ये थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे कन्वर्ट किया उन्होंने, इसको सॉल्व करने के दो, इसका नाम दिया गया ब्लॉशस इक्वेशन, क्योंकि ब्लॉशस ने कन्वर्ट करी तो ये नाम उनके ऊपर आ गया। इसे कन्वर्ट किया गया, इसके अब दो तरीके होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं, आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक, और अभी करंट जो उन्होंने किया, आई थिंक ही डिड सीरीज एक्सपेंशन, he solved it by series expansion and this technique is analytical technique। तो थोड़ा सा ये might be higher mathematics है which you might not have heard about, but just for your information I'm telling you this। so there comes over here solution। अब ब्लॉशियस ने solution दी, इसलिए इन solutions को हम ब्लॉशियस एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये रिजल्ट दिया, एंड द रिजल्ट वाज फॉर del x upon x equal to 5 root REX। What is REX? Reynolds number। रो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या लोगे आप लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ तो नहीं बना देता, रो यू रेफरेंस एल कैरेक्टरिस्टिक अपॉन म्यू। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर जो वेरिएशंस हो रहे हैं, एक्स में हो रहे हैं या वाई में हो रहे हैं,
x में भी हो रहे हैं और y में भी। बट आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? टाउ वॉल एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, राइट? सो मेजरली जो आपका मोटो है वो ये है कि योर वॉल शेयर स्ट्रेसेस आर वेरिंग अक्रॉस x। सो हम यहाँ कहेंगे कि जो मेजर वेरिएशंस हैं जो हमारे इंपॉर्टेंस के लिए है वो x के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर x लिया गया कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और रेफरेंस के लिए लिया गया, हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ एक्सटर्नल फ्लोज में u इन्फिनिटी। तो ये आ गया आपका डेल एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखें, बट इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x उधर जाएगा और नीचे रूट x रहेगा, ये इसका रूट x रहेगा यहाँ पर, x अपॉन रूट x इज रूट x, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। ये गेट में पूछते हैं बार बार, इसे बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि आप जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे दिस डेल एक्स विल इंक्रीज। तो देखो इंक्रीज हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? रूट एक्स की पावर 1/2 से। ठीक है सर, ये तो डेल एक्स है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है, हमें तो मेन चीज बताओ सी एफ एक्स आया कि नहीं आया? हाँ सी एफ एक्स भी आया, सी एफ एक्स आया आपका, आई थिंक इट वाज यस, सी एफ एक्स आया आपका 0.664 अपॉन रूट आर ई एक्स। अब यहाँ पर कोई x नहीं है, सॉरी यहाँ पर नीचे x नहीं है, डोंट गेट मिसगाइड योरसेल्फ। तो ये अगर आप देखोगे तो CFX जो है आपका, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। x इंक्रीजेस CFX डिक्रीजेस। तो ये हम पहले ही कंक्लूड कर चुके थे, बट रिलेशन नहीं पता था, तो ये रिलेशनशिप आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ब्लॉशियस एक्सेस रिजल्ट्स। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू दैट डेफिनेटली अभी तक जो भी हुआ उसमें फ्लो को लैमिनार माना गया, अभी तक के लिए लैमिनार है। These are exact results, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, exact solution for laminar। क्योंकि टर्बुलेंट के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन तो आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। That is the last unsolved problem in physics, solving Navier-Stokes equation for turbulent flows। क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स सर्च करिएगा, हमने कुछ करोड़ों रुपए का प्राइज मनी रखा हुआ है इसका, क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। For solving Navier-Stokes equation in a turbulent flows। Okay? पता नहीं कितने करोड़ का है, मुझे तो जीरो भी याद नहीं है, बट है काफी लंबे जीरो। आप में से किसी ने कर लिया? इनफैक्ट ये चैलेंज क्या नाम था उनका यार, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का नाम सुना? नहीं सॉरी, डी ब्रॉगली नहीं, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। श्रोडिंगर वाज his professor। Schrodinger was the professor, and like I mean to say that कि जो Heisenberg है, he was working under he was a scholar under Schrodinger। So Schrodinger knew that this Heisenberg has extraordinary mathematical skills. So Schrodinger wanted that Heisenberg should solve this uncertainty, solve this problem, Navier-Stokes solution for turbulent flow। So he wanted him to do the analysis of turbulent flow। So what this Heisenberg said was कि like if I want to ask two things to God, then first I'll ask him about turbulent flows only, and secondly he said I'm sure that he won't be able to answer it। So that's what he said, something like this, not exactly, I'm not saying his words, but something like that, because I read this song before, so exactly I don't remember, something like that he said। So he was very clever, and he knew that he solving Navier-Stokes equation for a turbulent flow, my whole life would be wasted and nobody will recognize me। And he said that sorry, I won't be able to do that, and he moved on towards his path, and he gave Heisenberg uncertainty principle। तो वो जो Heisenberg uncertainty principle आया, वो यहीं से आया कि he actually did not accepted the offer of solving
Navier-Stokes equation solving for turbulent flows, right? So till then, nobody has taken that challenge to solve that equation, and still it has become. That's why the last unsolved problem in physics. So let's see who do that. Surely I'm not the person for that. Only you. So turbulent flows में कैसे निकाला जाएगा? टर्बुलेंट देखो, टर्बुलेंट फ्लोज के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन तो एप्लीकेबल है. प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि टर्बुलेंट फ्लोज इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बाउंड्री इक्वेशंस की जरूरत है, करेक्ट? बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत है, बट बाउंड्री कंडीशंस इतनी फ्लक्चुएटिंग है वहां पर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. So that has become one of the problem. Now, one thing can happen that God can come in your dreams and He give you the solution, and next day morning you wake up and you write. That miracle can happen to anyone. So some supernatural energy will give you the thought, and then you will be able to write. So that will make you another Ramanujan, right? Ramanujan from VGIT. Like that. Okay, so that is the whole discussion over here. But abhi to story has started. Now different characters came into picture and they all wanted to do some or the other kind of analysis, right? So who came next was I'll tell you the another name. ठीक है, अब आपके पास CFX आ गया है. So how what you will do now next? Drag force equal to half rho a u infinity square into c. और हम जानते हैं ड्रैग फोर्स क्या होता है. हम जानते हैं ड्रैग फोर्स होता है टाउ वॉल एज अ फंक्शन ऑफ x bdx, करेक्ट? और ये आपकी प्लेट है. मैं प्रॉब्लम डिफाइन कर देता हूँ. प्लेट है आपकी, यहाँ पर shear stress is varying. तो ये आपका डिफरेंशियल ड्रैग फोर्स है. उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ड्रैग फोर्स जीरो से लेकर. नाउ हाफ रो ए यू इंफिनिटी स्क्वायर इनटू CD इक्वल टू टाउ वॉल. टाउ वॉल क्या होता है आपका? टाउ वॉल इज CFX हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर, बस ए नहीं है, बाकी सब आएगा BDX. जीरो से लेकर ठीक. ना ये रो यू इंफिनिटी स्क्वायर कटेगा, ये यू इंफिनिटी स्क्वायर रो कटेगा, हाफ कटेगा, हाफ कटेगा. CD को मैं B इंटू L लिख सकता हूँ, 0 इंटू L. CFX इंटू B dx. तो ये B से B भी कटेगा. ये आ गया आपका CD इंटू CD इक्वल टू CFX dx 0 से लेकर L तक.
तो ये क्या है, ये कौन सा सीडी है, ये ओवरऑल सीडी है, ओवरऑल मतलब स्कूल के बच्चों को जो सीडी दिया जाता है ना क्लास 10th 11th में, वो यहां से निकाल के दिया जाता है, उनको नहीं पता कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। दिस इज अ बैक स्टेज, यहां से सीडी आता है। कैसे निकालोगे आप, CFX को आपको पता है 0.664 अपॉन रूट REX, लेट अस डू दैट। तो CD इक्वल टू 0 to L 0.664 ठीक है dx अपॉन रूट REX, इसको L को यहाँ रख दो, ठीक है। LCD इक्वल टू 0 से लेकर L तक 0.664 रूट ऑफ रो u infinity x upon rho vd upon mu. So technically, if you see over here, only this term, only this root x is a, let us call it as C1 constant. That's what I want to say. बार-बार उसे लिख के समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 1 upon root x ये हो जाएगा LCD इक्वल ये x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम आई थिंक ट्वाइस ऑफ C1 रूट L, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। x की पावर -1/2 प्लस 1, दिस विल बिकम x की पावर 1/2 and this is 1/2, correct। LCD will become twice of, again I'll feed the C1 0.664 upon root of rho u infinity upon mu into root L, okay। Now this L upon and root L over here, CD will be equal to 2 into 0.664 upon rho u infinity upon mu root L upon L. This can be written as CD equal to twice of 0.664 upon root of rho u infinity L upon. So the very simple formula over here is that CD equal to twice of CFL. Right? CFL क्या है? CFL is a अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो एंड है यहाँ पर जो वैल्यू ये है, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट ओवर हियर which is equal to what? CF। उसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो आपको ओवरऑल CD आ जाएगा। ये ओवरऑल है, इसे ओवरऑल कहेंगे। और ये जो CFX होता है ये लोकल लोकेशन पर है, किसी इसे लोकल कहेंगे, तो CFX इज लोकल। तो आपके ऊपर अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लेंथ डालनी है प्लेट की, यू इन्फिनिटी डालना है, रो डालना है, म्यू डालना है, आपको ये CFL मिल जाएगा, उसका ट्वाइस करना है, CD आ जाएगा। CD आ गया तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में डालना है ये वाला, एंड यू विल गेट हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। CD चाहिए था, बस आंसर आ गया, ड्रैग फोर्स आपको पता। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर चाहिए आपको तो फिर आपको एक एक लोकल लोकेशंस पे निकालना है, देन यू हैव टू यूज CFX। सो दिस इज आई विल राइट ओवर हियर, ये ओवरऑल के लिए है, और CFX जो होता है ये किसी लोकल पोजीशन पे, लोकल पोजीशन पे इफ यू वांट कैलकुलेट तो मतलब आपको चाहिए कि यार मुझे यहाँ बताओ कितनी होगी, तो आप लोकल यूज करो। पूरे प्लेट पे ड्रैग फोर्स निकालना है तो फिर CD निकाल लो, CD मल्टीप्लाई कर दो FD से, यूज इट। दैट इज द स्टोरी।
चलिए 1-2 मिनट दीजिए मुझे, फिर स्टार्ट करते हैं वापस से। इतना एक क्वेश्चन सोचिए आप, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन ऐसा है कि प्लेट, ये बाउंड्री लेयर, यहाँ पर वेलोसिटी में वेरिएशन कुछ इस तरह से, और यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये तो कांस्टेंट है, एक हाइपोथेटिकल लाइन बना रहा हूँ। आपको ये सोचना है कि यहाँ से जो स्ट्रीमलाइन निकल रही होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, will it deflect a streamline, will deflect upward, और मतलब वो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। सोचिए, मैं 1 से 2 मिनट में
Okay. So I've got the answers. Answer is upward. कोई ये नहीं कहना चाहेगा कि सर जो ब्लैक लाइन के अलोंग ही रहेगी वो. Anybody with that? देखिए द करेक्ट सेम रहेगी. हेमन से सेम. Let me clarify that to you. देखिए सिचुएशन ऐसी है. करेक्ट आंसर इज अपवर्ड. अब समझिए क्यों. पहले मैं इसे हटा देता हूं. तो ये जा रही है आपकी एक्चुअली में स्ट्रीम. ऐसे डिफ्लेक्ट होगी वो ऊपर की तरफ. रीजन बता सकते हो धवल ऊपर क्यों है आंसर आपका? हाँ सर. बताओ. सर एक्चुअली मैंने आपने जो पैराबोलिक लिया है ना उसको मैंने लीनियर पकड़ा और फिर सॉल्व किया मास फ्लो रेट से. हाँ. कि एंटरिंग सेक्शन में मास फ्लो रेट रो इनटू वो द एरिया होगा. हाँ. और लिविंग सेक्शन अगर मैंने लीनियर पकड़ा है तो u इक्वल टू वाई डी अपॉन डेल्टा आएगा. मतलब कब आएगा कुल मिलाकर के? तो उसको कंपनसेट करने के लिए. करेक्ट. हाँ. बहुत बढ़िया. तो फिर माइनस अगर किया तो फिर जो लिविंग है वो कम है तो प्लेट के नीचे तो सर जा नहीं सकता. मतलब उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा. ऊपर मतलब यहाँ से. हाँ मतलब वो ऊपर मास अगर ऊपर जाएगा तो स्ट्रीमलाइन अपवर्ड्स जाएगी. नहीं मेरे को ये बताओ यहाँ से कि दोनों ए और बी दोनों से. नहीं सर ए से शायद. देखो ठीक है मैं तुमको 7 मार्क्स देता हूँ 10 से. क्योंकि एक गलती कर दी आप कि ए से मास जा ही नहीं सकता. स्ट्रीमलाइन तो कभी मास क्रॉस नहीं करेगा. अच्छा हाँ बराबर सर. करेक्ट ना. या ठीक है. तो चलो परफेक्ट है बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10. तो यहां से मास जाएगा ये वाला पार्ट. तो अगर आप इसको पूरे को एक कंट्रोल वॉल्यूम की तरह देखें. किसको? ए बी सी डी ई. मैं इसे बना देता हूं आपके लिए. चलो बहुत बढ़िया. वेरी गुड. बहुत अच्छा सोचा. मतलब कॉन्सेप्ट अब बन गया. ए बी सी डी एफ. दो मिनट. ये भर ले. ठीक है. अब ये कंट्रोल वॉल्यूम में मान लीजिए. ध्यान से समझिए. यहाँ एंट्री हुई. यहां पर फ्लो जा नहीं सकता क्योंकि प्लेट है. और प्लेट को मैं मान लेते हैं कि इम्परमिएबल है. पोरस प्लेट होती तो चला जाता. तो ये इम्परमिएबल प्लेट है. उस असम्पशन के साथ यहां पर मास जाएगा नहीं. यहां पे जाएगा. इसको मान लो u एज अ फंक्शन ऑफ y. वेरी कर रहा है भाई. और आपने देखा कि यहां पर बाउंड्री लेयर खत्म हो गई है तो ये फ्लो फिर कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये येलो जोन में तो वेलोसिटी u इंफिनिटी हो चुकी है. और बचा है आपका ग्रीन जोन जहां पे वेलोसिटी अभी वेरिएबल है. और ये आपका एंट्री का सीन है ब्लू वाला. ये स्ट्रीमलाइन है. स्ट्रीमलाइन से कभी आपकी फ्लो क्रॉस कर नहीं सकता क्योंकि स्ट्रीमलाइन पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है.
तो वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट होगा। बट ये ऊपर गई क्यों सर, ये तो बताओ। देखो हुआ क्या, यहां पर देखो आप इस सेक्शन में, इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं डेल्टा। कितनी मान लेते हैं? डेल्टा। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट आया कितना सर? मास फ्लो रेट इन AB पर कितना आया सर? मास फ्लो रेट आया, let's say that u infinity is the velocity everywhere, correct? एंट्री है। रो ए और एरिया कितना होगा आपका? एरिया होगा सर डेल इनटू विड्थ, मान लो प्रॉब्लम की डब्ल्यू, इतना एंट्री लिया। अगर स्ट्रीमलाइन सेम रहती, मान लो फॉर एग्जांपल, तो क्या ये ग्रीन जोन में से जितना आया था उतना निकल जाता? नहीं निकल पाता। अगर मान लो आपकी स्ट्रीमलाइन ये स्ट्रेट ही रहती, इफ यूर स्ट्रीमलाइन वुड हैव बीन द स्ट्रेट लाइन, तो क्या होता? अगर स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट होती तो यहां से तो कोई फ्लो जा नहीं पाता, मतलब फ्लो के जाने का रास्ता सिर्फ एक बचता, वो डीएफ के बीच में से। और डीएफ में वेलोसिटी तो अब जाकर यू इन्फिनिटी हुई है, यहां पर जाकर यू इन्फिनिटी हुई है, यहां तो जीरो है, तो जीरो से यू इन्फिनिटी का एवरेज निकालोगे तो हमेशा यू इन्फिनिटी से कम ही आएगा। इस कारण से डीएफ से जो मास निकलेगा वो हमेशा कम होगा जो एबी से निकल रहा है। तो स्ट्रीमलाइन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी ताकि जो बचा गया है मास वो यहां से अकोमोडेट हो जाएगा। तो रिमेनिंग मास फ्रॉम दिस AB section, blue section, will be compensated by this yellow section because green section is incapable of doing that. Okay, so what is m out? m out अगर आप लिखोगे तो रो एरिया, इसको हम कहेंगे डेल्टा स्टार। जितना ये डिफ्लेक्ट हुआ ना इसे हम डेल्टा स्टार कहेंगे। डेल्टा स्टार इज नोन एज, जितना ये डिस्प्लेस हुआ है उसे इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ओके, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार। सो रो डेल्टा स्टार इनटू वेलोसिटी यू इन्फिनिटी है। इतना आउट हुआ, ये कहां से हुआ सर? ये सीडी से, प्लस बात करते हैं आपके डीएफ की, तो डीएफ से कितना जाएगा? डीएफ से जाएगा सर, डीएफ से वेलोसिटी वेरी कर रही है, अब इसको थोड़ा 3D में देखना पड़ेगा। कैसे देखो, ये विड्थ है आपकी और ये वेलोसिटी। वेलोसिटी y का फंक्शन है, ठीक है, ये y है आपका। किसी भी एक लोकेशन पर आप देखोगे y लोकेशन पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो यहां से मास फ्लो रेट लिख सकता हूं मैं, कितना होगा? विड्थ इज w और थिकनेस इज लेट्स से dy, तो w dy is the strip area and this multiplied by density रो a और वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है भाई? यहाँ पे मान लो u एज अ फंक्शन ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर डेल्टा, तो ये मास होगा। तो आप देखोगे कि इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वांटिटी m डॉट इन AB जो होगा ना आपका वो ज्यादा होगा दिस क्वांटिटी m डॉट आउट, ये क्या है आपका CD FD DF, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार निकालते हैं, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। लेट अस कैलकुलेट डेल्टा स्टार। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, रो डेल्टा स्टार W यू इन्फिनिटी, करेक्ट, प्लस 0 से लेकर डेल तक
W dy u as a function. This is equal to rho u infinity del. करेक्ट. एक काम करते हैं, W रो कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं हम डेल स्टार इक्वल टू 0 से लेकर डेल तक u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u infinity, u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u infinity into dy प्लस डेल्टा. तो डेल स्टार आ जाएगा आपका यहाँ से 0 से लेकर डेल तक. एक काम कीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे लिख दीजिए 0 से लेकर डेल तक. तो इंटीग्रेटेड यू विल गेट डेल, यू गेट डेल स्टार ओवर हियर एज 0 से लेकर डेल तक. एक माइनस आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा ये माइनस आएगा. करेक्ट, ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy सॉरी 1 माइनस u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u infinity into like this. So this is a very important formula for displacement. अब एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम आपका जो है इसको उठा लेता है. नीचे रखी हुई ये प्लेट, ना अब अगर आप देखेंगे तो प्लेट के ऊपर ड्राइव फोर्स किधर लग रहा है. एवरीवन नोज दैट कि फ्लो इस तरह से हो रहा है तो ड्राइव भी इस तरह से लग रहा है. करेक्ट, तो ड्राइव फोर्स इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन यहां पर है. तो दिस इज बाय फ्लूइड और कंट्रोल वॉल्यूम जो बोलना चाहे, बाय फ्लूइड ऑन प्लेट. इसका जस्ट अपोजिट इक्वल रिएक्शन बाय प्लेट ऑन दिस कंट्रोल वॉल्यूम. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब फ्लूइड आया, इसके पास कुछ मोमेंटम था, इस पे ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लगा और इसका मोमेंटम कम हो गया. मतलब ये कि मोमेंटम इन माइनस मोमेंटम आउट, रेट ऑफ मोमेंटम इन माइनस रेट ऑफ मोमेंटम आउट. मोमेंटम अंदर आया वो ज्यादा आया, फिर ड्रैग लगा तो वो कम हो गया, तो आउट जो गया कम हो गया. इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो आप वेरीफाई करिए इस कंट्रोल वॉल्यूम के. और अगर आप ऐसा करेंगे, मोमेंटम इन माइनस मोमेंटम आउट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आप ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं और यहीं से आपकी आएगी वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, और कल क्लास का टाइम 2 to 4 रख लें. टुमारो 2 to 4 टाइम, क्लास 2:30 बजे.
पहले से, तो एक्सटेंड कर लेता तुम्हारी क्लास। इसको करो आपको, और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, क्या रिजल्ट आएगा, ताकि आपको मैच करने के लिए रहे। रिजल्ट आएगा आपका ड्रैग फोर्स इक्वल टू, कंफर्म करिए इसे, रो विड्थ, तो अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए, रो विड्थ यू इन्फिनिटी स्क्वायर 0 से लेकर डेल तक, u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u इन्फिनिटी, 1 माइनस u एज अ फंक्शन ऑफ y u इन्फिनिटी, ये आएगा सॉल्व करके देखो। और इस पूरी की पूरी टर्म को हम कहते हैं थीटा, क्या कहते हैं, थीटा। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम लगाना पड़ेगी आपको मोमेंटम इंटीग्रेशन के लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। थीटा इज नोन एज मोमेंटम थिकनेस। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा, कैसे आया है। इन द मीन टाइम आप ट्राई करिए। ओके, कोई डाउट तो पूछिए। Any doubt, please ask. रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, डाउट्स के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ।